की बात की जाए तो मेडिसिनल फील्ड के अंदर भारतीयों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी प्राचीन समय से ही। तो धन्वंतरी का नाम हम देखते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदा का जो था मेडिसिनल सिस्टम वो दुनिया को हम लोगों ने दिया है आयुर्वेदा। और धन्वंतरी जो थे वो एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। इसके अलावा चरक संहिता जो लिखी गई थी चरक के द्वारा, वो भी एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक पीस है जो कि चरक के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा एक और किताब जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, जिसको सुश्रुत ने लिखा था। ये किताबें जो हैं ये आज भी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए इन किताबों का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इन किताबों के अंदर जो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी के बारे में, किस प्रकार से आप डायग्नोसिस करोगे बीमारी का और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने जो सुश्रुत संहिता लिखी है इसमें पूरा सर्जरी के बारे में बताया गया है। वाघभट्ट जो है उन्होंने भी आयुर्वेदिक सिस्टम के ऊपर एक किताब लिखी है। आगे हम बात करते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी जो है द स्टडी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो सबसे प्राचीन जो मेटल यूज़ किया गया था सबसे पहले वो था हमारा कॉपर। फिर कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया गया, उस एज को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। उसके बाद आई हमारी आयरन एज जिसमें आयरन टूल्स का उपयोग होने लगा। अब मेटलर्जी के अंदर हम लोगों का किस प्रकार का योगदान था वो हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं आयरन पिलर ऑफ मेहरौली जो दिल्ली में है, ये लगभग 1600 साल पुराना है। कितना पुराना है ये? 1600 ईयर्स ओल्ड। और आज भी इसको जंग नहीं लगा, यानी कि रस्ट इसको बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये मेटलर्जी यानी कि इतना अच्छे से इसको मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया है कि मेटल्स को ये पूरा जो पिलर है ये धूप में छाँव में, मतलब ये ओपनली खड़ा है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन फिर भी इसको जंग नहीं लगा है। तो ये हमको बताता है कि मेटलर्जिकल स्टडीज़ के अंदर हम लोग कितने आगे थे। वरमेयर जो थे वो मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अलग अलग जो डायमंड, एमराल्ड्स और गोल्ड जो है इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर माने जाते हैं। आगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमारे जो लोग हैं हमारे जो स्किलफुल वर्कर्स थे उन्होंने कितना ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट किया है। बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उनके द्वारा बनाए गए जो आर्किटेक्चरल पीसेज हैं उनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि वो लोग कितने ज़्यादा स्किलफुल बिल्डर्स थे। मॉन्यूमेंट्स जो थे वो ज़्यादातर राजा और प्रिंसेस, राजकुमारों के द्वारा बनाए जाते थे। और इसमें जो लोकल मर्चेंट्स होते थे, जो बड़े बड़े लोग यानी कि जो बड़े ज़मींदार ले लीजिए या बड़े लैंड ऑनर्स, ज़मींदार, बड़े बड़े मर्चेंट्स को ले सकते हैं आप, व्यापारी, इन सब को लेकर आप देख सकते हैं कि ये सब लोग जो थे ये भी इसमें योगदान देते थे, यानी कि इन चीज़ों को बनाने के लिए ये भी डोनेशन पैसा वगैरह देते थे। और इसमें जो सबसे पहले हमें इसके बारे में जो पता लगता है वो पता लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो खुदाई की गई तो उसमें हमें ग्रेट ग्रैंडरी मिली, नीचे से स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली और एक बेयर्डेड प्रीस्ट मिला, जो हमको बताता है कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हमने किया था आर्किटेक्चर और आर्ट के फील्ड में। बुद्धिस्ट आर्ट की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके ऊपर बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्तूपास, चैत्यास, विहारस बनाए गए। विहारस, स्तूपास आप जानती हैं। चैत्यास मतलब टेम्पल हॉल्स होते हैं, विहारस मतलब मोनेस्ट्रीज जहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं, जहाँ पर मंक्स रहते हैं। फिर ये स्तूपास जो होते थे सेमी स्फेरिकल डोम के रूप में बनाए जाते थे। स्तूपा के अंदर जो गौतम बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स रखे गए हैं। और इनके जो गेटवेज होते थे या रेलिंग्स जो होती थी ना स्तूपास की, इनके ऊपर गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटी उनको दर्शाया गया है। उनके ट्रैवल्स के बारे में, उनसे रिलेटेड स्टोरीज, इवन जतका कथाएं जो हैं वो भी इसमें लिखी गई हैं। और सांची स्तूपा और भारुत स्तूपा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूपा माने जाते हैं बुद्धिस्ट काल के। इसके अलावा अशोका ने भी बहुत सारे ऐसे स्तूपास बनवाए, ऐसे वो जो स्तूपास का निर्माण करवाया जिसके ऊपर बहुत सारा उनके द्वारा दिया गया मैसेज जो था वो लिखवाया गया, जो कि शांति का मैसेज था। तो हमें पता लगता है इन चीज़ों से कि अन्य जो राजा थे उन्होंने भी बहुत सारे चैत्यास और विहारस बनवाए, जो हमको बताते हैं कि बुद्धिज़्म के प्रति उनका नज़रिया कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा वो बुद्धिज़्म को पसंद करते थे, ये हमें इनसे पता लगता है। अजंता और इलोरा की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। अजंता की गुफाएं जो है, अजंता और इलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद के पास में हैं, ये केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और म्यूरल्स यानी कि वॉल पेंटिंग का एक बहुत ही बड़ा अद्भुत नमूना है। इसी कारण से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 29 रॉक कट केव्स एट अजंता वर बिल्ट बिटवीन 2nd सेंचुरी, जो 29
रॉक कट माउंट केव्स हैं। रॉक कट मतलब जो रॉक को काट कर, रॉक को तराश कर बनाई जाती हैं, ये जो गुफाएं बनाई गई हैं, ये टेम्पल्स बनाई गई, ये 2nd से 8th सेंचुरी के बीच में बनाई गई हैं। इन केव्स के अंदर जो मूर्तियाँ, जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो पेंटिंग्स की गई हैं, ये उस समय के जो कलाकार थे, जो बनाने वाले थे, उनकी स्किल को दर्शाती हैं। इसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग्स जो कि अजंता गुफाओं के दीवारों पे बनाई गई हैं, ये गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमें बताती हैं। जताका टेल्स भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं, जो कि वो भी हमें पेंटिंग्स के रूप में बताई गई हैं, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। एलोरा केव्स की बात करें तो बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन टेम्पल्स, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। इसमें 34 रॉक कट केव्स जो हैं वो 5th से 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। और बुद्धिस्ट केव्स में मोस्टली विहाराज ही हैं, और मैनी ऑफ द केव स्कल्पचर्स हैव अटेम्प्टेड टू गिव द स्टोन द लुक ऑफ अ वुड। ज़्यादातर ये जो गुफाएं हैं, इसमें जो मूर्तिकार था, उन्होंने पत्थर को वुड का शेप, वुड का रूप देने में ज़्यादा मेहनत की है। यानी कि पत्थर और वुड जो है, लकड़ी है, इनका शेप, इनका मतलब बाहर से देखने पे एक जैसे लगते हैं, तो उस पत्थर को इन्होंने लकड़ी का शेप देने की कोशिश की है। आगे हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि गुप्ता स्कल्पचर एट उदयगिरी, उदयगिरी केव्स जो हैं वहाँ पर, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर लॉर्ड विष्णु जब वो वरह का अवतार लेकर धरती पर आए थे और धरती को बचाया था, उसके बारे में इन्होंने वहाँ पर पूरा जो है पेंटिंग्स के रूप में दर्शाया गया है उदयगिरी केव्स के अंदर, उड़ीसा में। रॉक कट आर्किटेक्चर, जब टेम्पल्स को रॉक से काट कर, एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से काट कर बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। और ये ज़्यादातर हमें डेक्कन प्लेटू की तरफ देखने को मिलता है, जैसे कि भीमबेटका केव्स जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की केव्स हैं। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट केव्स जो हैं, उनमें हिंदू केव्स की बात करें, ये सब रॉक केव्स के ही नमूने हैं। पल्लव राजा माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। वो पल्लव राजाओं ने ये शुरू किया था कि एक ही पीस ऑफ रॉक से इन गुफाओं को बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने रथ केव टेम्पल महाबलीपुरम की, जो कि जिसको हम चैरियट टेम्पल बोलते हैं, महाबलीपुरम, वो बनाया, जिसको पॉपुलरली 5 पांडव रथ भी कहा जाता है। इसके अलावा कैलाशनेट टेम्पल जो कि एलोरा में है, जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, ये बनाई गई, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर का। इसके अलावा केव नंबर 16 जो है एलोरा में, वो भी एक इसी तरह की एग्जांपल है, सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाई गई गुफाओं की। यहाँ पर पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, दिस इज द 5 पांडव रथ टेम्पल इन महाबलीपुरम। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स की बात करें, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो हैं, ये भी ज़्यादातर पल्लव राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। ये शोर टेम्पल्स जो कि महाबलीपुरम में है, शोर टेम्पल यानी कि जो समंदर के किनारे पर बनाई जाती हैं वो, और इसके अलावा कांचीपुरम की जो टेम्पल है, स्टोन और ब्रिक से बनाई गई, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का। अब ये टेम्पल्स जो होती थी, इनके अंदर एक सेंट्रल रूम होता था जिसको गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह वो जगह होती थी जहाँ पर जो मूर्ति है, जिस भी भगवान से को डेडिकेट करके वो मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति जो स्थापित की जाती थी, वो उस पर्टिकुलर जगह पर की जाती थी। तो डीटी मतलब वो भगवान जिसकी मूर्ति वहाँ पर रखी जानी है, तो डीटी मतलब भगवान। तो भगवान की जो मूर्ति होती थी वो गर्भगृह में रखी जाती थी, और वहीं पर पूजा पाठ और जो सारे रीति रिवाज थे वो वहीं पर किए जाते थे। उसी गर्भगृह के एकदम ऊपर, देखिए समझिए कि ये सेंट्रल पार्ट है, उसके एकदम ऊपर जो चोटी बनाई जाती थी, जिसको शिखर कहा जाता है, वो एकदम टॉप पे रहता था, उसको हम बोलते थे शिखरा। और ये भी एक सेक्रेड प्लेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र प्लेस मानी जाती थी। इसके अलावा टेम्पल के अंदर हॉल्स होते थे जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, उन हॉल्स को मंडप्स कहा जाता था। और इन मंदिरों के अंदर इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो दीवारों पर नक्काशी करके लिखा जाता है ना, लिखा जाता है दीवारों के ऊपर, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इंस्क्रिप्शन के रूप में राजा की फैमिली के बारे में, उसके कोरोनेशन यानी कि कब उसकी ताजपोशी हुई, कैसे हुई, और उसके परिवार की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर लिखा जाता था। चालुक्य राजा जो थे, उनको एक ग्रेट बिल्डर माना जाता है फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग टेम्पल्स का, जो कि उन्होंने बनाई थी आइहोल में, फिर पतद्दकल में और बादामी नगर में। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाई जाती थी, उसमें स्कल्पचर्स के लिए ज़्यादा, यानी कि मूर्तियाँ बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस होता था। द दियोगढ़ टेम्पल नियर झांसी, द भीतरगांव टेम्पल नियर कानपुर एंड आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो कानपुर और जो झांसी में हमने 2 टेम्पल्स के नाम सुने, ये नॉर्थ इंडियन फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा उस समय 2 स्टाइल होते थे ज़्यादातर जो टेम्पल बिल्डिंग के, एक था नागर स्टाइल, दूसरा था द्राविड़ स्टाइल। नागर स्टाइल वो था जो कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो बनाई जाती थी, उनको जिस स्टाइल में बनाया जाता था उसको नागर स्टाइल कहा जाता था, और साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बनाई जाती थी उसको कहा जाता था द्राविड़ स्टाइल। अब नागर स्टाइल जो था वो नॉर्थ इंडिया में था, और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो बी हाइव के शेप में होता था। बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है, आप देखिए, तो मधुमक्खी के छत्ते के रूप में बनाया जाता था उसका डोम जो था।
लेकिन जो साउथ इंडियन टेम्पल जिनको हम द्राविड़ स्टाइल में बनाते थे उसमें कैसा होता था, वो पिरामिड के शेप में। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिरामिड की शेप में बनाया गया, यानी कि नीचे से ऊपर जाते थे एकदम छोटा हो जाएगा और पिरामिडल शेप में है। तो द्राविड़ स्टाइल जो था पिरामिड शेप में होता था, और जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल था हमारा नागर स्टाइल, वो बी हाइव शेप में बनाया जाता था। तो यहाँ पर आप पिक्चर का एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पर द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये साउथ इंडियन टेम्पल है और यहाँ पर इसको पिरामिड के शेप में बनाया गया है। और ये था हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।